हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ गौरव गाथा पब्लिकेशन से। कॉमिक का नाम है भगत सिंह महान क्रांतिकारी। जैसा कि आप लोग भगत सिंह जी के बारे में जानते ही हैं, ये हमारे आदर्श ही नहीं बल्कि एक बहुत महान क्रांतिकारी रहे हैं। इनका नाम सुनते ही हम लोगों के दिल में जहन में जोश भर आता है। तो फिलहाल मैंने ये कॉमिक बहुत पहले ही डाउनलोड करके रखी हुई थी, लेकिन आज मुझे ये कॉमिक पढ़ने का बहुत मन किया। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरी पढ़कर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं हमारे भगत सिंह जी के लिए हमारी इस कॉमिक में क्या स्टोरी है। और लेकिन कॉमिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अब नहीं करेंगे टाइम को वेस्ट। तो चलते हैं सीधा अपने कॉमिक की तरफ, और आप लोग कॉमिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हमारी कॉमिक यहाँ से स्टार्ट होती है। कुछ दिया गया है नोट: प्यारे बच्चों, यह उन वीरों की कहानी है जिन्हें देश को आजाद कराने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से टक्कर ली और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उनके बलिदान ने न केवल भारत में ब्रिटिश सरकार की बुनियादें हिला दी, बल्कि देश को भी क्रांति के द्वार पर खड़ा कर दिया। भगत सिंह ने 23 वर्ष 2 महीने और 23 दिन की छोटी सी आयु में आजादी के संग्राम में जो ऐतिहासिक भूमिका अदा की, उसने उनको अमर कर दिया। भगत सिंह का जन्म 28 दिसंबर सन 1907 को जिला लायलपुर के बंगा नामक गांव में हुआ था। यह इलाका अब पाकिस्तान का भाग है। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। भाग्यवान है इसके पिता और चाचा अभी ही जेल से रिहा हुए हैं। कितना प्यारा बालक है। भगत सिंह और प्रतिभाशाली बालक था और परिवार में सबका लाडला था। पिता और चाचाओं की देशभक्ति की भावना का बालक भगत सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा। बेटा, आज मैं तुम्हें गुरु गोविंद सिंह के जीवन की कहानी सुनाऊंगा। एक दिन नन्हा भगत सिंह खेत में खेल रहा था। भगत, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, अंग्रेजों को मार भगाने के लिए बंदूकें उगा रहा हूँ। झुक झुक जियो मेरे लाल। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को अंग्रेजों ने देश से निकाल दिया। इस कारण उनकी पत्नी उदास रहने लगी। एक बार भगत सिंह ने उन्हें रोते हुए देखा। चाची, मत रो, मुझे बड़ा होने दो। मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा और चाचा जी को वापस लाऊंगा। स्कूल में अध्यापक ने पूछा, बच्चों, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहोगे? एक बच्चे ने कहा, मैं पटवारी बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और तुम भगत सिंह? मैं देश की आजादी के लिए लड़ूंगा। 13 अप्रैल सन 1919 को जब अमृतसर के जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी, जिससे 400 व्यक्ति मारे गए और हजारों घायल हो गए। इस दुर्घटना के सुनने पर 12 वर्षीय भगत सिंह, जो उस समय लाहौर में पढ़ते थे, अपने माता पिता को बताए बगैर अमृतसर के लिए रवाना हो गए। जलियांवाला बाग में जाकर उन्होंने उस पवित्र भूमि से मट्टी उठाई और तिलक लगा लिया। भगवान, तुम साक्षी हो, जब तक मैं इन शहीदों के खून का बदला न ले लूंगा और अंग्रेजों को देश से भगा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उनके वापस लौटने पर उनकी बहन घर के बाहर दरवाजे पर मिली। भैया, तुम कहाँ चले गए थे? माँ बहुत चिंता कर रही थी। देखो मैं क्या लाया हूँ। इस मिट्टी में शहीदों का खून मिला हुआ है, इसे प्रणाम करो। बहन ने प्रणाम किया। भगत सिंह उस पवित्र मिट्टी की पूजा करने लगे। भगवान, मुझे शक्ति दो कि देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ सकूं। भारत माता की जय। 1921 में गांधी जी के आह्वान पर भगत सिंह ने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और वह स्वदेशी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। वह विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं की होली जलाया करते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गांव में पुलिस ने किसानों की एक जुलूस पर गोली चला दी। क्रोधी लोगों ने थाना जला दिया, जिसमें पुलिस के 22 व्यक्ति जल मरे। महात्मा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिल हो गए, जहां उन्होंने फ्रांस, रूस, आयरलैंड और इटली के क्रांतिकारियों का अध्ययन किया। कॉलेज में वह देशभक्ति की प्रेरणा देने वाले नाटकों में अभिनय करते थे। एक बार उन्होंने राणा प्रताप का रोल अदा किया। एक दिन यह नवयुवक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उनके पिता को मालूम था कि उनका बेटा किस मार्ग पर जा रहा है। माँ बोली, मुझे डर है कि भगत अपने चाचा के अनुसरण कर रहा है। उसका विवाह कर देना चाहिए ताकि वह टिक कर बैठ सके। बात करूंगा उससे। नहीं पिताजी, मैंने अपना जीवन देश को अर्पण कर दिया है। मुझे बंधनों में ना जकड़िए। माँ तो मुझे विवाह के लिए मजबूर करती रहेगी। अच्छा यही है कि मैं लाहौर छोड़ दूं।
भगत सिंह कानपुर चले गए। वहां वह अखबार बेचकर अपना गुजारा चलाते थे। आज की ताजा खबर। वह दिल्ली के अखबार अर्जुन और कानपुर के अखबार प्रताप के लिए लेख लिखा करते थे। कानपुर में भगत सिंह प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा श्री चंद्रशेखर आजाद से मिले। भगत सिंह स्वतंत्रता सेनानी सरदार अजीत सिंह के भतीजे हैं। इनके पास बहुत बढ़िया परिचय पत्र है। पंजाब में क्रांतिकारी दल के संगठन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो उनकी परीक्षा ली जाए। भगत सिंह ने अपना हाथ 2 जलती हुई मोमबत्तियों के ऊपर रखा। उफ तक न की। इस कड़ी परीक्षा के बाद भगत सिंह को हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन में शामिल कर लिया गया। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने साथियों को कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी मातृभूमि के लिए जीवन बलिदान करने में कभी नहीं हिचकिचाऊंगा। भगत सिंह लाहौर लौट आए। पंजाब में क्रांतिकारियों के नेता भगवती चरण और उनकी पत्नी दुर्गा ने से उनके घर पर मिले। हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जिसकी आड़ में हम अपनी क्रांतिकारी सरगर्मियां जारी रख सकें। विचार तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसका नाम भारत नौजवान रखा जाए। भगवती चरण इसके प्रधान होंगे। मेरी राय है कि भगत सिंह इस सभा के सेक्रेटरी हों। भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी लाहौर में अपने खुफिया अड्डे पर बम बनाया करते थे। रावी के तट पर गड्ढे खोदकर बमों का निरीक्षण किया जाता था। क्रांतिकारियों ने पंजाब के विभिन्न भागों में बमों के धमाके करने की योजना बनाई। खुफिया पुलिस भगत सिंह को संदेह की दृष्टि से देखती थी और उनके पीछे लगी रहती थी। एक ना एक दिन मेरे काबू में अवश्य आएगा। लाहौर के दशहरे के जुलूस के दौरान एक बम फटा। पुलिस ने संदेह में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह थाने में थे। बाद में उन्हें लाहौर के किले में ले जाया गया, जहां उन्हें बहुत दुख दिए गए, परंतु भगत सिंह ने पुलिस को कुछ नहीं बताया। वंदे मातरम। दशहरा बम केस में भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। पुलिस अभियुक्त का अपराध साबित नहीं कर सकी, इसीलिए मैं उसे बरी करता हूँ। 28 अक्टूबर सन 1928 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। स्कॉट नाम के पुलिस अधीक्षक ने जुलूस को रोका। स्कॉट ने जुलूस पर लाठी चार्ज का आदेश दिया, परंतु प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर डटे रहे। साइमन हाय हाय, साइमन हाय हाय। अब सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस ने लालाजी को अपना निशाना बनाया। सभी अभी भी वही नारे लगा रहे थे, साइमन हाय हाय, टोडी बच्चा हाय हाय। भगत सिंह और उनके साथियों ने लालाजी के इर्द गिर्द घेरा बना डाला। देखना लालाजी को कोई हानि ना पहुंच ना पाए, परंतु लाठियों की बौछार से घेरा टूट गया। साइमन वापस जाओ। सैंडर्स ने खुद लालाजी के सर पर लाठी दे मारी। खून बहने लगा। इस शैतान से मैं खुद निपटूंगा। लालाजी गिर पड़े। भगत सिंह और नौजवान भारत सभा के कुछ सदस्यों ने लालाजी को सहारा दिया। इस घटना के कुछ समय बाद लालाजी ने एक सभा में भाषण देते हुए कहा, मुझ पर बरसाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील साबित होगी। 17 नवंबर सन 1928 को लाला लाजपत राय का इन चोटों के कारण देहांत हो गया। शेरे पंजाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। लालाजी के पार्थिव शरीर की अग्नि के सुपुर्द करने के बाद लोग वापस चले गए, परंतु भगत सिंह उनके साथी वहीं ठहरे रहे। लालाजी, अब आप हमारे बीच नहीं रहे। हम प्रण करते हैं कि हम आपकी मृत्यु का अवश्य बदला लेंगे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में क्रांतिकारियों ने अपनी बैठक बुलाई गई। शैतान स्कॉट लालाजी की मृत्यु का जिम्मेदार है, उसे खत्म करना होगा। सन 1928 दिसंबर का पहला सप्ताह यह काम भगत सिंह के नेतृत्व में होगा और राजगुरु उसके साथ रहेंगे। लेकिन भगत सिंह तो आसानी से पहचान जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, तुम भी मुझे पहचान न पाओगे। जय गोपाल, तुम स्कॉट के आने जाने पर नजर रखोगे। उनको पहचान पर इशारा करने की जिम्मेदारी तुम पर है। बहुत अच्छा चंद्रशेखर जी, हमारे बचकर निकलने के रास्ते की जिम्मेदारी आप पर होगी। हाँ, ऐसा ही होगा भगत सिंह। निश्चित समय पर भगत सिंह पुलिस हेडक्वार्टर पर पहुंच गए। उन्होंने बाल कटवा कर अपना वेश बदल लिया। चंद्रशेखर आजाद साइकिल पर वहां आए। राजगुरु पैदल वहां पहुंचे, सब अलग अलग। जय गोपाल इशारा करने के लिए पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। शैतान को जरा आने दो। अपने रोजमर्रा के समय के मुताबिक सैंडर्स जिसने लालाजी को लाठियों से पीटा था, अपने दफ्तर से बाहर निकला। उसने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया। जय गोपाल ने उसे स्कॉट समझा और इशारा किया। भगत सिंह और राजगुरु ने गोली चला दी। सैंडर्स गिर पड़ा।
सारे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। पुलिस कर्मचारियों ने सीटियां बजाई और अपने रिवॉल्वर तान लिए। मुझे पुलिस का ध्यान दूसरी तरफ करना चाहिए। हेड कांस्टेबल चंदन सिंह और दो दूसरे कांस्टेबल ने भगत सिंह और राजगुरु का रास्ता काटने की कोशिश की। आजाद ने चंदन सिंह को अपनी तरफ आते हुए देखा। मैं तुम्हारी जान तो लेना नहीं चाहता हूँ, परंतु मेरे सामने कोई और रास्ता नहीं। तड़ाक! इस खलबली में राजगुरु और आजाद एक साइकिल पर और भगत सिंह दूसरी साइकिल पर बच निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम भगत सिंह और उसके साथियों का है। पुलिस ने बाहर जाने वाले हर रास्ते पर पहरा लगा दिया। इसी बीच लाल पोस्टर सारे शहर की दीवारों पर दिखाई देने लगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने लाला जी की मौत का बदला ले लिया। इंकलाब जिंदाबाद। बलराज आजाद का फर्जी नाम था। एक तरफ लाहौर की पुलिस क्रांतिकारियों को ढूंढने के लिए शहर का कोना कोना छान रही थी और दूसरी तरफ भगत सिंह भगवती चरण के बेटे शची को गोद में उठाए हुए और दुर्गा भाभी को साथ लिए कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। राजगुरु उन्हें घरेलू कर्मचारी का साधारण रूप रखा था, उनके साथ में थे। क्या इनसे पूछताछ करूं? पागल मत बनो। अब हम लोग सुरक्षित हैं। भगवान का शुक्र है। उन पुलिस कर्मचारियों को देखकर मुझे तो पसीना आ गया था। आजाद साधु के वेश में साधुओं की एक टोली के साथ भजन गाते हुए शहर से निकल गए। हरे रामा हरे कृष्णा। दुर्गा के पति भगवती चरण उन दिनों कांग्रेस के अधिवेशन के संबंध में कलकत्ता गए हुए थे। उनको एक तार मिला। भाई के साथ पहुंच रही हूँ। दुर्गा, पता नहीं यह भाई कौन है। भगवती चरण उनको लेने के लिए स्टेशन पर गए। अच्छा भगत सिंह, आप हैं भाई दुर्गा के? मैं सोच में पड़ गया था, इसका तो अपना कोई भाई ही नहीं है। पोशाक में भगत सिंह कलकत्ता में क्रांतिकारियों से संपर्क करते रहे। वहां उनकी मुलाकात यतीन दास से हुई। कुछ महीनों बाद क्रांतिकारियों की दिल्ली में एक बैठक हुई। आजाद जी, मेरा सुझाव है कि बहरों के कान खोलने के लिए केंद्रीय विधानसभा में जो लोग पर ज्यादा सख्ती करने के लिए एक कानून बनाने वाली है, उन पर बम फेंका जाए। भगत सिंह, आपका सुझाव मंजूर है, परंतु इस एक्शन में बटुकेश्वर दत्त आपके साथ जाएंगे। आपके लक्ष्य के प्रचार के लिए हम अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। यह एक्शन 8 अप्रैल 1929 को होगा। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और दत्त केंद्रीय विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठ गए। ज्यों ही वायसराय की काउंसिलिंग का अंग्रेज सदस्य यह घोषणा करने के लिए उठा कि वायसराय ने सख्ती वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए, भगत सिंह और दत्त ने विधानसभा के हॉल में बम फेंक दिया। इसके बाद पिस्तौल को हवा में फायर कर दिया। इंकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद। फिर उन्होंने विधानसभा में पोस्टर फेंके। पोस्टरों पर लिखा था, बहरों के कान खोलने के लिए धमाका आवश्यक है, बलराज कमांडर इन चीफ। ये लो हमारे पिस्तौल और भीड़ में खो जाओ, जल्दी करो। हमारे पास कोई हथियार नहीं, डरो मत, तुम हमें गिरफ्तार कर सकते हो। उनकी गिरफ्तारी के साथ भगवती चरण, दुर्गा भाभी और उनका बेटा शची भी भीड़ में मौजूद थे। लंबू चाचा। दिल्ली 12 जून 1929 इन दोनों पर मुकदमा चलाया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। भगत सिंह को मियांवाली जेल और दत्त को लाहौर की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। 10 जुलाई 1929 लाहौर षड्यंत्र केस सेंट्रल जेल में शुरू हुआ। इन दिनों भगत सिंह और दत्त जो भूख हड़ताल पर थे, स्ट्रेचर पर अदालत ले लाए गए। इंकलाब जिंदाबाद। जज ने नारे लगाने पर आपत्ति की। ऑर्डर ऑर्डर, यह बहुत ही अनुचित है। पुलिस अभियुक्त पर टूट पड़ी और उन्हें लाठियों से पीटने लगी। इंकलाब जिंदाबाद। माय लॉर्ड, इन्होंने ब्रिटिश ताज के विरुद्ध जंग की है, हमें राजनीतिक कैदियों का दर्जा दिया जाए। सरकार ने अभियुक्त को राजनीतिक कैदियों का दर्जा देने से इनकार कर दिया। उनकी भूख हड़ताल जारी रही, जिसके कारण यतीन दास का देहांत हो गया। 63 दिन चल बसे। यतीन दास भूख हड़ताल के 63वें दिन चल बसे थे। यतीन दास अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद। यतीन दास का मृतक शरीर कलकत्ता ले जाया गया। इसी बीच वायसराय ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसके अंतर्गत एक विशेष अदालत स्थापित की गई, जो अभियुक्तों, उनके वकीलों और गवाहों के बिना भी मुकदमे की कार्यवाही जारी रख सकती थी। 5 महीने के मुकदमे के बाद फैसला सुना दिया गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। क्रुद्ध लोगों ने इस फैसले का विरोध किया और सारे देश में हड़ताल की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आम सभा में इस फैसले की कड़ी निंदा की। भगत सिंह ने फांसी की कोठरी में
से सरकार को एक चिट्ठी लिखी में था, हम जंग आजादी के सिपाही हैं, इसलिए हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। भगत सिंह के पिता किशन सिंह, माता विद्यावती और भाई उनसे मिलने गए। भगत, तुम रहम की दरखास्त क्यों नहीं करते? पिताजी, ये कैसे हो सकता है? आजादी के सिपाही दया की भीख नहीं मांगा करते। भगत सिंह का वकील भी उनसे मिलने आया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी इच्छा अनुसार क्रांतिकारी लेनिन नामक पुस्तक ले आया हूँ। भगत सिंह, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं इस धरती पर फिर से जन्म लूं और मातृभूमि की सेवा कर सकूं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह गीत गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर गए। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। फांसी के तख्ते पर चढ़कर तीनों ने जल्लाद की रस्सी को चूमा। इंकलाब जिंदाबाद। उनके मृतक और फांसी दे दी गई। उनके मृतक शरीर को रात के अंधेरे में फिरोजपुर के निकट सतलुज के किनारे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। किसी न किसी तरह यह खबर लोगों को मिल गई और हजारों की संख्या में लोग शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रातः ही सतलुज के किनारे पहुंच गए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन मिटने वालों का यही वाकई निशान होगा। और यहाँ पर खत्म हो गई हमारे भगत सिंह की ये कॉमिक। लेकिन भगत सिंह के पुश्तैनी गांव खरड़ कला में पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में स्थापित मूर्ति, और ये हैं हमारे भगत सिंह जो कि रियल में देखने में लगते होंगे। और यहाँ पर हमारे भगत सिंह की पूरी ही जीवन की इन्होंने कॉमिक को दिखा दिया गया है। और सच में भगत सिंह का जीवन एक हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन से भरा हुआ है। हमें इतनी प्रेरणा मिलती है इनसे, और वाकई। तो बताइए आपको भगत सिंह की ये कॉमिक कैसी लगी? मुझे तो इनकी ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो पता तो थी पहले से, बट अब पढ़कर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे बिल्कुल भी आज तक मैंने जितनी भी कॉमिक पढ़ी हैं उनमें अभी तक की ये मेरी बेस्ट कॉमिक है। फिलहाल आप बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज मैं कहना चाहती हूँ वंदे मातरम।